हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि जो अगले मंथ में रेलवे एएलपी, फिर उसके बाद दिसंबर में क्या है टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं अपने चैनल पे मैथ्स का पूरा सिलेबस 40 डे 40 मैराथन के साथ आप लोगों के लिए कंप्लीट करेंगे। उसमें लगभग जो है ना आपको 6-7 क्लास हो चुका है। और क्या है कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का जो सिलेबस होता है मैथ और साइंस तथा रीजनिंग होता है, ठीक है ना। मैथ, साइंस और रीजनिंग होता है। इसमें जो है ना मैथ्स करवाते ही हैं 40 डे 40 मैराथन के साथ। और मैंने सोचा कि साइंस का जो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है ना सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स का जो आज सेशन है, और फिजिक्स में जो बार क्वेश्चन पूछा गया है वो 50 क्वेश्चन को मैं आपको साइंस के क्या फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन को करवाएंगे इस सेशन के अंदर, जो काफी जो लिखे हैं जो एग्जाम में बार पूछा जाता है। यानी इस सेशन में जो 50 क्वेश्चन करवाएंगे, ये क्वेश्चन आपको जो ना कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। इसलिए ये सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे वो आने वाला चाहे एएलपी हो या टेक्नीशियन एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए क्या कीजिए, आप लोग इस सेशन के साथ अवश्य ज्वाइन हुई, ताकि जो है ना आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन के लिए फायदा मिले। और क्या है कि इस सेशन को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए ताकि जो है ना सभी को क्या हो फायदा मिले इस सेशन का। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इस सेशन के अंदर जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगर आप लोग को आंसर आता है तो कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्या है कि देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा सही है। क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा सही है। जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पे ऊष्मा दी जाती है तो क्या होती है। मतलब क्या कह रहा है कि जल का जब आयतन में क्या होगा जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं तो जल के आयतन में क्या होगा। तो भाई देखिएगा, जल का जो 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जो होता है ना, घनत्व सबसे अधिक होता है। सबसे, आप इसको व्याख्या पहले समझिए। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक घनत्व होता है। तो आयतन क्या होगा, आयतन जो है ना, आयतन आपको जो आयतन क्या होगा सबसे कम होगा। आयतन क्या होगा सबसे कम होगा, आयतन सबसे कम होगा, ठीक है। अब फिर 4 डिग्री से ज़्यादा गर्म करेंगे ना तो आयतन क्या होगा, 4 से ज़्यादा करेंगे तो आयतन बढ़ने लगेगा। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा करेंगे ना, ज़्यादा तो ज़्यादा करने पर क्या होगा, आयतन आपको बढ़ेगा। आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। देखिएगा हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। आयतन बढ़ेगा और जबकि क्या होगा, घनत्व जो है ना, घनत्व जो होगा क्या होगा, घनत्व जो है ना आपको घटेगा। घनत्व क्या होगा, घटेगा। मतलब क्या होता है, जब 4 डिग्री से ज़्यादा करते तो आयतन बढ़ता है और जबकि घनत्व क्या होता है, घटता है। लेकिन 0 डिग्री के बाद क्या होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा, आपको जो है ना पहले आयतन क्या होगा, आपको जो है ना आयतन जो घटता है, आयतन कितना होगा, घटेगा। यानी इसको इस तरह से लिखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो क्या होगा, यानी आयतन क्या होगा, घटेगा और घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन आपको आयतन घटेगा, घटेगा और घनत्व क्या होगा, घनत्व जो है ना बढ़ेगा। घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्या, अब इसमें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो क्या होगा, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो आयतन क्या होता है, घटता है और घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे अधिक होता है, आयतन सबसे कम होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है, आयतन बढ़ता है जबकि घनत्व क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो आयतन पहले क्या होगा, घटेगा।
आयतन पूछ रहा है ना, तो आयतन क्या होगा, घटेगा। अब फिर और 4 डिग्री से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। तो पहले आयतन क्या होगा, घटेगा, फिर क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आप पहला क्वेश्चन का आंसर देख लिए। तो चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है, न्यूनतम, शून्य, औसत या अधिकतम। आप लोग को अगर आंसर मालूम है तो आंसर कमेंट करके दे सकते हैं कि क्या ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की जो प्रवृत्ति होती है आपको जो है ना अधिकतम होती है। कितना होती है, अधिकतम। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति कितना होती है, अधिकतम। और यह एग्जाम कब पूछा गया था, आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया था। ठीक है ना, आरआरबी 2014 में पूछा गया था। ठीक है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है, तो अधिकतम होती है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। अल्कोहल का क्वथनांक कितना दिया है आपको, 78 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का क्वथनांक कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस है। तो कहता है क्या केल्विन पैमाने पर कितना मान होगा। भाई आप जानते हैं कि 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर कितना होगा। तो पहले व्याख्या समझिए तब आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 पॉइंट कितना 15 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है ना। अगर पूछेगा सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 में क्या करेंगे, जो सेल्सियस दिया है उसको जोड़ देंगे। तो इसीलिए कितना 78 डिग्री सेल्सियस बराबर 273। ठीक है, पॉइंट 15 नहीं लेते तो 273 प्लस कितना 78, यही क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। भाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78, तो 8 3 11 7 7 14 15 मतलब 351 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना हो जाएगा, 351 डिग्री सेल्सियस हो, सॉरी 351 डिग्री केल्विन होगा ना, केल्विन में बदल रहे हैं तो 351 क्या होगा, केल्विन होगा। 351 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 351 केल्विन, यानी ऑप्शन कौन है, 351 केल्विन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी 78 डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में स्केल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 351 केल्विन। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हुआ। ग्रुप डी 18, फिर आरआरबी ग्रुप डी जो है ना 8/10/2000 सेकेंड शिफ्ट में 18, फिर 2008 में 3 एग्जाम में, ग्रुप डी में 2 बार पूछा 18 में, और एलपी टेक्नीशियन में भी पूछा। ठीक है ना, तो सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर देखिए क्या करा, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होता है। ये बात पहले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताएं। क्या बताएं कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या करते हैं, जो सेल्सियस वाला ताप टेम्परेचर दिया है उसको 273 में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। 273 प्लस क्या किए 78, तो ये क्या चीज में बदल गया, केल्विन में बदल गया। तो वही क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन कि सेल्सियस को केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको निम्न में क्या करना पड़ता है। तो दिए गए तापमान को 273 से क्या गुना करना पड़ता है, ये तो नहीं होगा, 273 से गुना तो नहीं करते। दिए गए तापमान में 273 जोड़ते हैं, हाँ ये ऑप्शन होगा, क्योंकि दिए गए तापमान जो होता है उसमें 273 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी विभाजित करते हैं तो ये भी नहीं होगा। दिए गए तापमान में 273 घटाते हैं तो नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक एक जो है ना एक जो है ना ऑप्शन को जो है ना व्याख्या करते हुए चलते हैं। अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे ना हम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में अवश्य देखने को इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल में किस तापमान पर एक समान पठन होता है। मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ऐसा टेम्परेचर बताना है जिस तापमान पर क्या होता है, दोनों का पठन क्या होता है, समान होता है।
और यह क्वेश्चन कब पूछा गया था? आरआरबी जेई 2014 यानी 14/12/2002 रेड पेपर में जो है ना इसमें पूछा गया था। मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा जो है टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे समान पसंद को होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना स्टार लगेगा ना उतना इम्पोर्टेंट कम है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे किस जो है किस तापमान का पठन बराबर होता है, क्या 61 डिग्री सेल्सियस, क्या 0, क्या -40 डिग्री सेल्सियस, क्या 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर होगा आपको जो है ना -40 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि रेफ्रिजरेटर। देखिए ये क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर जो है ना क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। मतलब रेफ्रिजरेटर में जो है ना कोई खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखना है तो जो है ना उसका किस टेम्परेचर पर रखना चाहिए। क्या 4 डिग्री सेल्सियस होगा, क्या 8 डिग्री सेल्सियस होगा, क्या 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्या 10 डिग्री सेल्सियस होगा। यह क्वेश्चन जो पूछा है ना यूपी पीसीएस में प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब यूपी पीसीएस 2007 में क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछा गया कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु किस तापमान पर रेफ्रिजरेटर को रखा जाता है। क्या 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर जो है ना क्या हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस पे। कितना डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस पे। कोई खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखना है तो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना आप लोग के सामने ही क्या कहता है कि क्या है क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है। भाई सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल पर 310 डिग्री या 98.4 डिग्री या 36.9 डिग्री या 31.5 डिग्री। यह भी 41वां बीपीएससी में पूछा गया, 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर होगा ना आपको आंसर क्या होगा? तो आंसर आपको होगा 36.9 डिग्री। 36 पॉइंट कितना डिग्री? 9 डिग्री होगा। 36.9 डिग्री मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 36.9 डिग्री, ठीक है। अभी डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो उसको भी बात करते हैं, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो मानव शरीर का जो है ना क्या है, मानव शरीर का तापमान जो होता है ना, तापमान कितना होता है तो देखिएगा डिग्री सेल्सियस में, मतलब सेल्सियस में कितना होता है। सेल्सियस में देखिएगा, सेल्सियस में जो है ना सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। सेल्सियस में जो है ना आपको जो होता है 36 पॉइंट कितना होता है 9 डिग्री, 36.9 डिग्री। और उसके बाद फ़ारेनहाइट में कितना होता है। फ़ारेनहाइट में फॉरन मतलब इसको लिख देते हैं सीधा एफ। फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो फ़ारेनहाइट में होता है आपको 310। ये जो है ना फ़ारेनहाइट में जो होता है आपको कितना हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब पहले केल्विन में चेक कर लीजिए। केल्विन में 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन। अब फ़ारेनहाइट में जो होता है ना ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। हम जो बुखार मापते हैं ना यही फ़ारेनहाइट में मापते हैं। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में 310 केल्विन होता है, सेल्सियस में 36.9 केल्विन सेल्सियस होता है, ठीक है। यानी मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है आपको बता दूं क्या क्या होता है। सेल्सियस में 36.9 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, केल्विन में 310 होता है। यानी इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जो है ना तो क्या होता है, क्या इसका आयतन में क्या होगा। भाई ठीक इस तरह का क्वेश्चन आ गया। जब पानी को 0 से 10 करेंगे तो आपको बताए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन क्या होगा, पहले घटेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा,
बताया ना कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, पहले घटेगा फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर तो डी होगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही में बता दिए थे कि जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करते हैं तो आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे, आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। फिर जब 4 डिग्री से ऊपर गर्म करते हैं तो घनत्व घटता है, जबकि आयतन क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आपको कि प्रेशर कुकर में जो है ना, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। प्रेशर कुकर में जो है ना भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो है ना, जब क्वथनांक क्या होता है, अगर दबाव बढ़ेगा ना तो क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर वायुमंडलीय दाब, वायु का दाब बढ़ जाए तो क्वथनांक बढ़ेगा, और वायु का दाब घट जाता है तो क्वथनांक भी घट जाता है। अब वायुमंडलीय क्वथनांक दाब बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ जाए तो वो ज़्यादा टेम्परेचर को कोई चीज़ ज़्यादा उबलता है, और जब ज़्यादा टेम्परेचर को उबलेगा तो खाना तो जल्दी पकेगा ही, क्या खाना जल्दी पकेगा ही। तो क्या है कि प्रेशर कुकर में क्या होता है कि उसका जो है ना वायुमंडलीय दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? वायुमंडलीय दाब बढ़ गया, और जब वायुमंडलीय दाब बढ़ गया तो उसका क्वथनांक भी बढ़ गया, और क्वथनांक बढ़ गया तो क्या होगा कि उसका जो है ना जो गर्म होगा, ज़्यादा हीट देने पर वो उबलेगा, उबालेगा ज़्यादा हीट पे। जब क्वथनांक बढ़ गया तो जल्दी खाना भी पक जाएगा। तो जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी प्रेशर कुकर जो होता है ना, उसका जल, उसमें जो जल होता है उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी उबलता जो है ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलता है, इसलिए जो है ना खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, न कि घटता है, न कि भोजन कम उष्मा लेता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। क्या कह रहा है कि जो है ना 10 है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि मतलब जो है ना, अगर भाप जो है ना, भाप से अधिक जलन पैदा होता है। अगर उबलते हुए जल में हाथ डालेंगे तो उतना जलन पैदा नहीं होगा जितना भाप से होता है। क्यों होता है? इसमें क्योंकि गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। इसी कारण जो है ना क्या होता है, भाप में अधिक जलन उत्पन्न होती है उबलते हुए जल की तुलना में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपको यह है, देखिएगा, ये कहता है कि जो है ना 11 में आपको कब पूछा गया क्वेश्चन है, m0 l के पावर -1 है, यहाँ t होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा, t होगा। यानी ये है m l का पावर -1 और t के पावर कितना है, -2। तो बीमा सूत्र से एक क्वेश्चन आपको आएगा। तो पूछ रहा है कि m l - t -2 किसकी बीमा सूत्र है? तो किसकी बीमा सूत्र है? तो ये आपको किसकी होगी, दाब की होगी। किसकी होगी, दाब की। तो आप जानते हैं दाब की बीमा सूत्र, आप जानते होंगे कि जो है ना आधारी राशि कितना होता है, 7 होता है। आधारी राशि कितना होता है, 7 होता है। आधारी राशि, आधारी होगा राशि कितना होता है, 7 होता है। हाँ, टोटल कितना होता है, 7 होता है। जिसमें लंबाई होता है, लंबाई की बीमा क्या होता है, लंबाई होता है। ये क्या होता है, लंबाई के बाद हो गया समय, हो गया समय के बाद क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। हाँ, द्रव्यमान के बाद क्या हो गया, आपको जो है विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया। कितना हो गया, 4। लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, उसके बाद क्या हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, ज्योति तीव्रता। हाँ, उसके बाद क्या हो गया, पदार्थ का परिमाण हो गया, पदार्थ का परिमाण। ठीक है, क्या वो हुआ, 2 2 4 2 6। एगो और छूट रहा है, लंबाई, समय और तापमान छूट गया। तो एक क्या होता है, तापमान होता है, तापमान। इधर लिख देते तापमान। ठीक है, अब देखिएगा 7 है। अब इसका SI मात्रक जो है ना सबका याद होना चाहिए। तो लंबाई का जो है ना SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक मीटर होता है, समय का सेकेंड होता है, द्रव्यमान का केजी होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ के मान का क्या होता है, मोल होता है, तापमान का क्या होता है, SI मात्रक केल्विन होता है। सब SI मात्रक याद होना चाहिए। उसके बाद जो है ना, उसके बाद देखिएगा इसका बीमा सूत्र, इसका जो डायमेंशन होता है ना, डायमेंशन
बीमा को कहते हैं डायमेंशन। लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। इसका समय का होता है टी। द्रव्यमान का क्या होता है, एम होता है। इसका जो विद्युत धारा का क्या होता है, ए होता है। इसका ज्योति तीव्रता का क्या होता है, ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है, तो इसका जूल जे होता है। और मोल का एन होता है। और इसका क्या होता है, इसका तापमान का जो है ना, तापमान का जो है तापमान है ना, टेम्परेचर, तापमान का आपको केल्विन होता है, के ही होता है, ठीक है ना, केल्विन होता है। तो आपको बीमा सूत्र पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बीमा सूत्र दाब का। तो देखिएगा दाब का बीमा सूत्र कैसे निकालेंगे। तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर तो है बल बट्टा कितना होता है, क्षेत्रफल। दाब बराबर आप लोग जानते हैं बल बट्टा क्या होता है, क्षेत्रफल। बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल का बीमा आप जानिएगा, तो बल का बीमा होता है एम एल टी माइनस टू होता है बल का बीमा। बल का बीमा एम एल टी माइनस टू। तो देखिएगा एम एल टी माइनस टू। अब बट्टा में क्या होगा, क्षेत्रफल का बीमा होता है एल स्क्वायर। अब बीमा सूत्र में सब ऊपर जाएगा, तो क्या होगा एम एल ऊपर 2 जाए तो 1 घट गया, तो एल माइनस 1 टी माइनस 2, यानी ये किसका बीमा होगा, दाब का। तो यही पूछ रहा है ना कि एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 किसकी बीमा होगा, तो दाब का होगा। बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। वेग का बीमा क्या होता है, देखिएगा वेग का जो बीमा होता है, वेग का बीमा एम नॉट एल टी माइनस 1, ठीक है। ये वेग का जो होता है वही चाल का भी होता है, दोनों का बीमा सेम होता है, एम नॉट एल टी माइनस 1, ठीक। तो हमसे ये किसकी बीमा है, तो दाब की बीमा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन की व्याख्या को समझे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की एमकेएस प्रणाली में जो है ना, एमकेएस प्रणाली में क्या पूछ रहा है कि जो है ना बल की इकाई क्या है। एमकेएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। देखिएगा मतलब जो है ना, किसी भी राशि को मापने के लिए कई प्रणाली है, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, लास्ट में इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना एसआई सिस्टम है। क्या है, एसआई सिस्टम। आपको बता देते हैं कि कितना प्रणाली होता है। एक सीजीएस सिस्टम होता है, एक सीजीएस सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम, हाँ, एक होता है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस, और लास्ट में क्या है, एसआई सिस्टम। टोटल 4 सिस्टम है, ठीक है ना, टोटल 4 सिस्टम है। इस टोटल 4 सिस्टम में यानी आप देखिएगा ना, एमकेएस, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई सिस्टम। यानी इस सिस्टम में क्या होता है कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में मापते हैं। इसमें क्या होता है कि लंबाई को मीटर में, इसको जो है ना द्रव्यमान को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में मापते हैं। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, इसको टाइम को सेकेंड में। इसमें जो है ना, इसी जो एसआई सिस्टम है ना, एसआई सिस्टम इसी किसका है, एमकेएस सिस्टम का भी जो है ना अपडेटेड फॉर्म है। यही एमकेएस सिस्टम जो है ना, एमकेएस सिस्टम इसी का अपडेटेड फॉर्म है। इसी को सुधारा गया जो है ना, इसी को सुधार के एसआई सिस्टम बनाया, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि एमकेएस प्रणाली में बल का इकाई क्या है, तो न्यूटन। एसआई मात्रक भी पूछेगा तो क्या होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक। अब देखिएगा तो क्रिया, क्रिया किसका है, तो द्रव्यमान का। ये आप जानते हैं कि क्रिया किसका है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका है, तो न्यूटन मीटर आपको बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। किसका एसआई मात्रक होता है, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, ठीक, न्यूटन मीटर। वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। आप जानते हैं कि वाट किसका एसआई मात्रक होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। यानी सभी जो है ना ऑप्शन जो दिया है सभी का व्याख्या किए कि एमकेएस प्रणाली में बल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो जो है ना न्यूटन होगा। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का है। क्रिया किसका मात्रक है, द्रव्यमान का है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, तो बल आघूर्ण का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें कि जो है ना 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है। भाई 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो क्या हो सकता है, 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो क्या उनकी दिशा अलग अलग होगी, उनके परिणामी शून्य होगा, उनका परिणामी कभी शून्य नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए 2 वेक्टर है, एक वेक्टर क्या मान लेते हैं कि वेक्टर फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए पहला वेक्टर है ये, ठीक, और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है ना। और ये 10 न्यूटन है, ठीक, और ये क्या है, ये है 15 न्यूटन, ठीक ना। 10 न्यूटन है, 15 न्यूटन है। इसका परिणामी क्या नहीं हो सकता, तो देखिएगा ना परिणामी के बारे में पूछा।
तो परिणामी बल जो होता है अधिकतम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। तो इसका दो वेक्टर दिया है ना, तो दो वेक्टर का मान अलग अलग हो तो उसका परिणामी जो होता है, परिणामी जो होता है ना, परिणामी का मान अधिकतम जो होता है, अधिकतम जो क्या होगा, अधिकतम जो होगा आपको, अधिकतम जो होगा वेक्टर a प्लस बी के बराबर, वेक्टर a प्लस बी। और न्यूनतम कितना होता है, न्यूनतम जो होता है आपको a माइनस बी के बराबर होता है, यानी इसी रेंज में होता है। यानी परिणामी जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी के रेंज में होता है। यानी जो होगा a माइनस बी कैसे कितना हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है, वेक्टर a माइनस बी से बड़ा और या बड़ा हो, ये परिणामी होगा, परिणामी इससे छोटा और बराबर क्या, a प्लस बी, यानी a प्लस बी, यानी दो वेक्टर अलग अलग दिया है या कोई भी है तो इसका जो परिणामी होता है a माइनस बी के बराबर या इससे बड़ा, a प्लस बी जो है उसके बराबर या उससे छोटा होता है। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन का जो है निकालेंगे कैलकुलेशन, तो परिणामी क्या होगा, यानी 10 में से 15 गया तो 5 न्यूटन से लेकर 15 10 कितना 25 न्यूटन के बीच होगा, 25 न्यूटन के बीच। कभी भी जीरो होगा तो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर का परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यानी आंसर ये होगा। लेकिन दोनों वेक्टर अगर समान हो जाए, दोनों वेक्टर क्या हो जाए, समान हो जाए, यानी ये भी 5 न्यूटन हो जाए और बी भी 5 न्यूटन हो जाए, ये भी 5 न्यूटन और बी भी 5 न्यूटन, इसका परिणामी फिर शून्य हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 5 न्यूनतम कितना होगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब दोनों वेक्टर अलग अलग है तो शून्य कभी भी नहीं होगा, शून्य कभी भी नहीं होगा। जब तो समान वेक्टर रहेगा तब जो है उसका परिणामी शून्य हो सकता है, ठीक। तो चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन का व्याख्या भी समझे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या है कि निम्नलिखित में किस समूह में सभी राशियां सदिश है। तो देखिए राशि दो प्रकार का होता है, आप लोग को पता होगा कि राशि जो है ना, राशि दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है सदिश राशि, एक होता है सदिश राशि और दूसरा क्या होता है अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि। तो ये बात आप लोग जानते होंगे कि अदिश राशि जो होता है इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। इसमें दोनों चीज होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। यानी राशि जो होता है दो प्रकार की, सदिश और अदिश राशि। अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको अदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है सदिश राशि कहलाती है। इसका जो एग्जाम्पल होगा ना आपको, इसका एग्जाम्पल जो जैसे में क्या होगा, बल हो गया, उसके बाद त्वरण हो गया, त्वरण के बाद क्या हो जाएगा, वेग हो गया, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चाल हो गया, हाँ, चाल के बाद इधर लेंगे तो क्षेत्रफल हो गया, हाँ, क्षेत्रफल के बाद लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको जो है ना, आयतन हो गया, हाँ, आयतन हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा भी अदिश राशि है, विद्युत धारा में दिशा है फिर भी अदिश राशि, इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा यानी विद्युत धारा जो है ना आपको, ये इसमें दिशा होता है फिर भी कैसा राशि होता है, अदिश राशि। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, कौन सी राशि हो जाएगा, सदिश राशि। जिसमें केवल परिमाण होता है वो कौन सी राशि होगा, तो सदिश अदिश राशि होगा। तो इसमें पूछ रहा है क्या, कौन सा समूह सभी सदिश राशि है। तो सदिश राशि देखिए, घनत्व, कार्य, शक्ति, सबका सब अदिश राशि, सब कैसा है, अदिश राशि है, सब अदिश है, ठीक। द्रव्यमान, भार और काल, ये सब का सब कैसा है, अदिश राशि है, सभी क्या है, अदिश राशि है। आयतन, ऊर्जा और क्या दाब, ये सभी का सभी क्या है, अदिश राशि है, सभी क्या है, अदिश राशि है, ठीक, अदिश राशि है। ये जो है ना, ये सब का सब क्या है, सदिश राशि है। बल, वेग और त्वरण, देखा है ना, बल, वेग, त्वरण क्या है, सबका सब सदिश राशि है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है कि क्या कह रहा है कि 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो बलों का परिणामी क्या होगा। तो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के परिणामी कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि एगो कितना है, 10 न्यूटन है,
और दूसरा क्या है बी, कितना है बी है आपको है 6 न्यूटन। तो परिणामी कहाँ से कहाँ होता है, 10 में से 6 घटाए तो कितना 4 न्यूटन से लेकर और 10 6 16 न्यूटन तक होगा, न्यूटन तक। यानी परिणामी का रेंज कितना होगा 10 न्यूटन से 4 न्यूटन से 16 न्यूटन, क्योंकि परिणामी बताए दोनों का डिफरेंस से लेकर दोनों का योगफल के बीच होता है। तो 4 न्यूटन होगा तो एकदम होगा, 16 न्यूटन भी होगा, इसके बीच वाला भी होगा। तो 4 न्यूटन ये भी होगा, 16 न्यूटन ये भी होगा, 12 इसमें आता है ये भी होगा, यानी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिएगा, ये है क्या क्या कह रहा है कि जो कोणीय त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है। भाई कोणीय त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है, देखिएगा कोणीय त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो कोणीय त्वरण का ऐसा मात्रक, देखिएगा इधर, कोणीय त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो देखिए सब रेडियन सेकंड रेडियन सेकंड रेडियन सेकंड कोई नहीं, गड़बड़ दिया है। रेडियन जो है ना, एगो में पर सेकंड स्क्वायर लिखिए, एगो में रेडियन के स्क्वायर लिख लीजिए, एगो रेडियन सेकंड लिखिए। एक में क्या है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एक है रेडियन स्क्वायर सेकंड, एगो रेडियन सेकंड, एक कोई नहीं। तो कोणीय त्वरण का ऐसे मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी क्या होगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोणीय त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होगा, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। तो आपको 17 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो 17 क्वेश्चन जो है ना आपके सामने ये है। 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 क्वेश्चन कि एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाने से 2.5 मीटर सेकंड स्क्वायर के मंदन से 10 सेकंड बाद जो है ना रुक जाती है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। कहता है कोई कार है, उस पर ब्रेक लगाता है तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन उत्पन्न होते हैं, अब 10 सेकंड बाद वो रुक जाता है। तो मंदन देखिएगा यहाँ प्रारंभिक वेग कितना दिया है, तो आपको जो है ना 2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण, ठीक, रुक जाती है, तो उससे प्रारंभिक वेग हमसे पूछे रहा है। भाई प्रारंभिक वेग मालूम नहीं, तो प्रारंभिक वेग बराबर नहीं मालूम है हमको, प्रारंभिक वेग हुआ, ठीक है। अंतिम वेग हमको तो पता है कि रुक जाती है तो मतलब क्या 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम कितने सेकंड में है, तो टाइम भी मालूम है, टाइम है 10 सेकंड में रुकता है, ठीक है। टाइम 10 सेकंड मालूम, एक्सेलरेशन मालूम, त्वरण मालूम कितना कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की मंदन त्वरण, मंदन मतलब ऋणात्मक, तो -2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा है, यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर नहीं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मतलब जो है ना आप एक चीज जानते होंगे, क्या चीज, कि गति का समीकरण 3 गो होता है। कितना समीकरण होता है, तो गति का समीकरण जो होता है ना, समीकरण 3 समीकरण होता है। ये तीनों समीकरण का आपको जो है ना याद होना चाहिए। पहला क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है, v बराबर u प्लस at। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा होता है क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस कितना 2as, u स्क्वायर प्लस 2as। यानी गति का कितने समीकरण होता है, 3, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। टाइम पूछ रहा है तो पहला समीकरण से हमको पता चल जाएगा, v पता 0, u निकालना है, a और t पता है। तो किससे चलेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। किस समीकरण से चलेंगे हम, तो देखिएगा इस समीकरण को उठा के यहाँ लाते हैं, यानी मतलब इसको कौन सा समीकरण से चलेंगे, इस समीकरण को यहाँ लाते हैं। v बराबर क्या होता है, u प्लस at, ठीक है। अब देखिए जब v मालूम है 0, u निकालना ही है, प्लस a मालूम है 2.5। देखिएगा a कितना है, तो माइनस का 2.5 है ना, -2.5। टाइम कितना है, तो 10। टाइम कितना है, तो आपको 10 ही है ना। अब देखिएगा इधर 10 से गुणा करेंगे तो इधर क्या होगा, 0 बराबर u माइनस का कितना 10, तो 25 हो जाएगा ना। अब 25 इधर आ गया तो u बराबर कितना होगा, 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन है 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 25 मीटर प्रति सेकंड। आप लोग को ये गति का तीनों समीकरण याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एलपी टेक्नीशियन में मिलता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है कि जो है क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगा। भाई कहता है कि एक पिंड को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है ना, ऊपर की ओर फेंका जाता है, वो अधिक से अधिक कितने ऊंचाई पर पहुंचेगा। हाँ, तो 10 मीटर के वेग से फेंका जाता है प्रारंभिक वेग से, तो पृथ्वी तल से ऊपर, तो अधिक से अधिक कितने ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो आप देखिएगा ना, अभी जो पीछे में बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा, 3 समीकरण बताए हैं ना, इसी से जब ऊंचाई पर फेंकते हैं तो ऊंचाई पर फेंकने के लिए समीकरण क्या होता है, ऊपर जाएगा तो जी का मान निगेटिव, क्योंकि वस्तु को ऊपर फेंक रहे तो जी नीचे की ओर लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, तो जी का मान क्या होगा माइनस। तो इसी से पहला समीकरण, यही से समीकरण बनेगा, यानी जो 3 समीकरण बताए ना, तो अंतिम वेग, तो v बराबर क्या होगा u, ऊंचाई पर जाने के लिए माइनस होगा u, v बराबर u प्लस at होता है ना, तो यहाँ gt हो जाएगा। पहला समीकरण ये हो जाएगा। दूसरा क्या था h हो जाएगा, क्योंकि h क्यों होगा, क्योंकि ऊंचाई पर जा रहा है, तो यहाँ विस्थापन में होगा h होगा, तो क्या होता है ut प्लस क्या हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, gt स्क्वायर। यहाँ जो है ना, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिएगा ना, प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा, क्योंकि माइनस होगा ना gt स्क्वायर। तीसरा क्या होता है आपको v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, ये नहीं gs, 2a 2gh होगा, क्योंकि ऊंचाई पे जाता है 2s के जगह पे है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं भाई, तो u कितना है, u आपको 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, u कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, ठीक है। और फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई कितना जाएगा, तो अंतिम ऊंचाई पे जाने के बाद रुकेगा, तो v कितना है, तो v है 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, v 0 मीटर प्रति सेकंड है। g का वैल्यू जानते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो है ना ऊंचाई पूछ रहा है कि h कितना होगा, तो h बराबर वाट, ठीक है, h क्या कितना होगा वाट, तो ये h बराबर इसमें पुट कर दीजिए, इसीलिए h बराबर कितना होगा, तो ut, तो u कितना है 10, हाँ नहीं तो h पूछ रहा है ना, तो तीसरा फार्मूला से लगाइए, क्योंकि टाइम तो नहीं मालूम है, तो तीसरा फार्मूला से लगाइए, v अंतिम क्या है तो 0 बराबर u स्क्वायर, तो u कितना है तो 10 का स्क्वायर होगा, हाँ ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, क्योंकि माइनस 2 गुना 10, h कितना है तो h निकालना है गुना h, तो 10 के स्क्वायर 1 से इधर आएगा तब माइनस 1 से, और 10 गुना कितना -20 और गुना h होगा, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, इधर काटेंगे तो 20 पंचे कितना 100, यानी h बराबर कितना आएगा 5 मीटर, कितना मीटर 5 मीटर, यानी हम 10 के स्पीड से फेंकेंगे तो वो वस्तु कितना ऊंचाई तक जाएगा, 5 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा ए, 5 मीटर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखें, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है आप लोग के सामने, क्या कि देखिएगा 2 क्रिया तथा 4 क्रिया के 2 पिंड ए तथा बी है, 100 मीटर की ऊंचाई से पिंड को एक साथ गिराए जाते हैं। तो क्या करता है कि वो धरातल पर बी से पहले ए पहुंचेगा, धरातल पर ए से पहले बी पहुंचेगा, ए और बी दोनों एक साथ पहुंचेगा, कोई नहीं। बात देखिएगा क्या दिया है कि 2 पिंड है, 2 क्रिया और 4 क्रिया के 2 पिंड है ए और बी है, वो 100 मीटर की ऊंचाई से एक ही साथ गिराया जाता है। तो पहले कौन पहुंचेगा कि एक साथ पहुंचेगा, क्या होगा इस कंडीशन में, अगर निर्वात में अगर नहीं कुछ दिया है ना वायुमंडल या कुछ नहीं दिया, तो समझिएगा क्वेश्चन में निर्वात की बात कर रहा है। निर्वात किसको कहते हैं, जहाँ पे जो है ना हवा नहीं रहता उसको क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। और निर्वात में जो कोई चीज को गिराते हैं तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है गिरने वक्त, यानी 50 kg का भी रहे 1 ग्राम का भी रहे तो निर्वात में गिराएंगे तो दोनों एक साथ गिरेगा, ठीक है। अगर हवा में गिराएंगे उसी को तो जो भार जिसका वजन ज्यादा होगा वो पहले गिरेगा और जिसका वजन कम होगा वो बाद में गिरेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना निर्वात में है, तो दोनों वस्तु का द्रव्यमान 2 kg 4 kg रहे और 100 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहा है, तो दोनों का दोनों क्या होगा एक साथ गिरेगा, क्या गिरेगा, दोनों का दोनों एक साथ गिरेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक।
अगर इसी को हवा में गिराते तो पहले कौन गिरता, 4 kg वाला, मतलब पहले बी गिरता बाद में ए गिरता, ठीक है। तो निर्वात में है इसलिए क्या गिरेगा, दोनों एक साथ गिरेगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, एक वस्तु का क्या दिया है, प्रारंभिक वेग जो है ना 20 मीटर प्रति सेकंड, 5 सेकंड के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब देखिए प्रारंभिक वेग दिया है और टाइम दे दिया है, त्वरण दे दिया, तो कहता है कि कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर, मतलब तीसरा नियम तो अभी बताए थे ना, तीसरा क्या बताए थे, तीसरा गति का तीसरा समीकरण जो आपको बताए होंगे, गति का तीसरा समीकरण, तो देखिएगा गति का तीसरा समीकरण क्या बताए थे आप लोग को, या देखिए गति का तीसरा समीकरण जो है ना, ये तीसरा नहीं दूसरा समीकरण, s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसी से निकलेगा क्योंकि दूरी पूछ रहा है, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही इसी फार्मूला में क्या होगा बनेगा, ठीक है। वही सवाल है, देखिएगा इधर कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग मतलब क्या u दिया है, u कितना दिया है आपको 20 मीटर प्रति सेकंड, हाँ 20 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद जो है ना 5 सेकंड, टाइम कितना दिया है, तो टाइम दे दिया है आपको कितना 5 सेकंड। उसके बाद क्या दिया है, त्वरण यानी ये दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि विस्थापन यानी s कितना होगा वाट, हाँ। तो ut प्लस क्या होता है हाफ AT स्क्वायर, s बराबर क्या फॉर्मूला पर है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना, इस पे पुट कीजिए। तो u का वैल्यू कितना है, तो 20, तो गुना कितना है, टाइम कितना है 5, और प्लस हाफ, ए कितना है तो 2, और टाइम कितना है तो 5 गुना 5। अब कैलकुलेशन करेंगे ना तो कितना होगा, तो देखिएगा 20 इधर 2 से 2 कटा, ठीक है। तो 20 पंचे कितना होगा, इधर 100, 20 पंचे 100 होगा, और प्लस पंचे कितना हो जाएगा 25, और 100 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 125 मीटर, यानी 125 मीटर का क्या होगा विस्थापन होगा। तो 125 मीटर कौन सा ऑप्शन है, 100 130 125 तो कोई नहीं है, यानी इसका जो मिस्टेक हुआ होगा तो 125 ई ऑप्शन में 125 मीटर आप लोग बना लीजिए। इसका जो आंसर होगा 125 मीटर होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 125 मीटर होगा। तो चलिए चलते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 क्वेश्चन जो है ना, 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 क्वेश्चन कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। बल आघूर्ण का मात्रक है, मतलब बल आघूर्ण किसका मात्रक, बल आघूर्ण का मात्रक आप लोग को पहले बता दिए थे न्यूटन मीटर, यानी ये जो है ना किसका मात्रक है, बल आघूर्ण का जो मात्रक है क्या है न्यूटन मीटर। न्यूटन किसका होता है, तो बल का ऐसे मात्रक होता है। अग्र किसका मात्रक होता है, तो देखिए कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। देखो कार्य का जो है ना, कार्य जो होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल। और इसी का जो सीजीएस मात्रक होता है ना, सीजीएस मात्रक क्या होता है आपको अर्घ होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है, समझ गए ना। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। तो बल आघूर्ण कैसे मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये है कि देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा। किसी गतिशील पिंड का वेग जो है ना आधा करने से संवेग क्या होगा, तो संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर होता है mv। क्या होता है mv, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। और संवेग को p से डिनोट करते हैं। भाई आप पहले संवेग कितना है mv है, अब वेग को आधा कर दिए, तो आधा कर दिए तो v था, अब v/2 होगा, तो नया संवेग कितना हो जाएगा m, अब v/2 हो जाएगा, यानी p बराबर कितना हाफ mv हो जाएगा। मतलब कितना होगा, संवेग को आधा करने पर वेग भी वेग को आधा करने पे संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 23 पे आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे, और क्या है कि बता दूं, अगर आप लोग को ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है और यह व्याख्या आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बता दी है आप लोग को कि ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है इस क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा, किसी पिंड का जड़त्वीय त्वरण, उसके गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान
में क्या संबंध है? भाई जड़त्वीय त्वरण, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान दोनों बराबर होता है। क्या होता है? तो इसको याद करना है कोई ने। जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा? 24। अगला क्वेश्चन 24 जो होगा क्या है? 24 जो है ना, क्या करा 24 कि किसी प्रक्षेप को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाए, जो उसकी परास जो है ना ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का चालना होगा। देखो प्रक्षेप गति किसको कहते हैं? तो प्रक्षेप ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है। अगर इसको फेंकेंगे ना तो इस तरह का गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। ये एक्स एक्सिस है, मूल बिंदु है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। तो देखिएगा इधर जो है ना, इसको जो है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक, ये इसको क्या बोलते हैं? एच मैक्स बोलते हैं, अधिकतम ऊंचाई। क्या बोलते हैं? एच मैक्स। और जितना देर जो ये हवा में उड़ता है ना उसको कहते हैं उड्डयन काल। क्या कहते हैं? उड्डयन काल। तो ये जो होता है ना प्रक्षेप कोण होता है। ये थीटा क्या होता है? प्रक्षेप कोण होता है। आप देखिए प्रक्षेप का जो पथ होता है ना, आपको इससे व्याख्या कर सकते हैं कि प्रक्षेप गति का जो पथ होता है, प्रक्षेप का जो पथ होता है, पथ इसका जो पथ होता है परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है। क्या होता है? परवलयाकार होता है प्रक्षेप का पथ। और ये अधिकतम ऊंचाई कब जाता है? जब थीटा बराबर कितना हो जाए? 45 डिग्री हो जाए, ये अधिकतम ऊंचाई जाता है। कितना ऊंचाई जाता है? अधिकतम ऊंचाई जाता है। अधिकतम ऊंचाई जाता है। अधिकतम ऊंचाई कितना जाएगा? तो जो है ना, जो क्या क्या प्रक्षेप गति के क्षैतिज कोण पर फेंका जाए तो परास ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का कितना गुना होगा? 4 डिग्री। तो क्या बोले कि जो है 4 गुना कब होता है? 45 डिग्री पर। इसका आंसर कितना होगा? 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, कहेगा प्रक्षेप का पथ क्या होता है? तो प्रक्षेप का पथ जो होता है परवलयाकार होता है। प्रक्षेप को कितने डिग्री पे, किसी वस्तु को प्रक्षेप गति में कितने डिग्री पर फेंका जाए जो अधिकतम ऊंचाई तय करेगा? तो 45 डिग्री पर। ठीक है, कहेगा कि प्रक्षेप को 45 डिग्री पर फेंकने पर जो उसका महत्तम ऊंचाई जो होता है ना, जो वेग से फेंकता है उसका क्या गुना होता है? 4 गुना होता है। कितना गुना होता है? 4 गुना होता है। यानी 20 के स्पीड से फेंकेंगे, 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो कितना मीटर ऊंचे जाएगा? 80 मीटर जाएगा, क्योंकि 20 चौक 80 हो गया। समझ गए? यही क्वेश्चन है कि 4 गुना कब भी होगा जो है ना, सॉरी मतलब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की 4 गुना होगा। जो रेंज जो होगा ना, ये रेंज जो होता है ऊंचाई की क्या गुना होता है? 4 गुना कब होता है? जब 45 डिग्री पर फेंकेंगे। ठीक है ना, अगर 45 डिग्री पर फेंकेंगे, अब ऊंचाई अगर 10 मीटर है तो रेंज कितना होगा? 40 मीटर होगा। ये बात होगा, वो जो गलती बता दिए थे। ठीक है ना, यानी 45 डिग्री पर फेंकने पर क्या होता है कि जो इसका जो ये रेंज है ना, ये रेंज जो है ना, जितना ऊंचाई है उसका 4 गुना होगा। अगर ऊंचाई 10 मीटर है तो रेंज 40 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर है तो रेंज कितना होगा? 60 मीटर होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कहता है कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक वस्तु को 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो उड्डयन बल नहीं होगा, उड्डयन बल का मान क्या होगा? यानी उड्डयन काल होगा। उड्डयन क्या होगा? यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे उड्डयन काल होगा। मतलब जो है ना, क्या कह रहा है कि अगर हम किसी वस्तु को मतलब जो है ना 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाए, ठीक है, और वह जो है ना 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंके तो हवा में कितने देर तक उड़ेगा? मतलब ये प्रक्षेप गति का सवाल है। यानी देखिएगा, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये जो है ना वाई एक्सिस है, इसका मूल बिंदु है, और यहाँ से फेंके तो इस तरह से फेंका है, ठीक है, और ये कितना डिग्री के एंगल पर फेंक रहा है? तो भाई इसका एंगल जो है ना 30 डिग्री के एंगल पर फेंक रहा है। कितना डिग्री के एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे फेंक रहा है। तब कह रहा है कि ये जो कितना देर हवा में उड़ेगा, यानी टी इक्वल टू क्या पूछ रहा है? वाट। यानी टी इक्वल टू क्या पूछ रहा है? वाट पूछ रहा है, यानी कितना समय तक हवा में उड़ेगा। तो सबसे पहले आपको थीटा मालूम है यहाँ पे, तो लिखेंगे क्या चीज? यहाँ आपको जो दिया है क्या क्या चीज दिया है? तो आपको थीटा मालूम है कितना डिग्री? 30 डिग्री। उसके बाद वेग जो मालूम है, यू बराबर प्रारंभ, जो यू होता है वो प्रारंभिक वेग कितना डिग्री है? तो 200 मीटर प्रति सेकेंड। कितना है? तो 200 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि टाइम, उड्डयन काल कितना होगा? वाट।
उड्डयन काल क्या होता है, टाइम उड्डयन काल बराबर जो फार्मूला होता है, तो आपको इसका जो फार्मूला होता है टी बराबर 2u साइन थीटा बट्टा क्या होता है, जी होता है। 2u साइन थीटा बट्टा क्या होता है, जी होता है। ठीक है, तो 2, अब इसको पुट करेंगे तो कितना होगा, तो 2 अगुना u कितना है, तो u है आपको 200। ठीक है, अगुना साइन थीटा, तो साइन कितना होगा 30 डिग्री, बट्टा जी का वैल्यू कितना होता है 10 लेते हैं। वैसे जी का जो वैल्यू होता है ना, जी का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन यूज कितना करते हैं हम, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ क्या ले लिए 10 होगा। ठीक, अब इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, तो देखिएगा 0 से 0 कट गया। हाँ, इधर कितना होगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको 40 हो गया। 40 गुना साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। फिर यहाँ जो काटेंगे 2 से, तक कितना, तक 2 से काटेंगे तो 20, यानी मतलब ये जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। कितना सॉरी 20 मीटर नहीं होगा, टाइम पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपको 20 जो है ना, 20 आपको जो हो जाएगा 20 सेकेंड होगा। कितना सेकेंड होगा, 20 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड तक, यानी वस्तु क्या करेगा, हवा में उड़ेगा। जितना समय तक वस्तु हवा में उड़ता है उसी को क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा है, 20 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20 सेकेंड तक क्या करेगा, हवा में उड़ेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि जो है ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको जो है ना एग्जाम में ज्यादा चांस बन सकता है कि पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया। और यह जो है ना क्या है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन जो है पृथ्वी का पलायन वेग, सॉरी ये जो देखिएगा क्या है कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, यानी पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो होता है कितना होता है। यह आरआरबी कोलकाता टीसी असिस्टेंट ड्राइवर 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 15 किलोमीटर प्रति सेकंड या 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 10 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या होता है। तो आप पलायन वेग किसको कहते हैं, तो मान लीजिए वह वेग किसी वस्तु को फेंका जाए जो पृथ्वी की कक्षा से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, पुनः वो पृथ्वी पर नहीं आए, यानी पलायन कर जाए, पृथ्वी की कक्षा को क्या कर दे, छोड़ दे, उस वेग को क्या कहते हैं, पलायन वेग। तो पृथ्वी के लिए पृथ्वी से फेंकेंगे तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग होगा। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो आपको जो होता है ना ऑप्शन नंबर सी होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको याद रखना होगा, इसका कोई तरीका नहीं है बनाने का। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है आपको जो है ना 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखिएगा, कहता है एक लिफ्ट समान वेग से, एक लिफ्ट जो है ना समान वेग से, सॉरी कौन था, एक क्या था कि एक लिफ्ट जो है ना, एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा। भाई देखिए, वो समान लिफ्ट से जब ऊपर जाएगी ना, समान लिफ्ट से, तो भार में ऊपर जाए या नीचे आए, समान मतलब जो है ना समान वेग से जब लिफ्ट ऊपर या नीचे जाए तो उस वस्तु के भार में कोई जो है ना परिवर्तित नहीं होता है, यानी वस्तु का भार क्या रहता है, अपवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन त्वरित वेग से, त्वरित मतलब बढ़ता या घटता, त्वरित मतलब बढ़ते हुए वेग से ऊपर जाए, ऊपर त्वरित वेग से जाएगा ना, त्वरित वेग से जाएगा ना वो ऊपर, त्वरित वेग से अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो भार क्या होगा, भार जो है ना आपको अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा, भार अधिक होगा। लेकिन यही जो है ना त्वरित वेग से नीचे जाए, त्वरित वेग से नीचे आए तो आपको भार क्या होगा, भार जो होगा क्या होगा, कम होगा। भार क्या महसूस होगा, कम होगा। लेकिन एक समान वेग से जाए तो भार में कोई परिवर्तित
नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। त्वरित वेग से ऊपर जाता है तो भाग क्या होता है, अधिक होता है। त्वरित वेग से नीचे आता है कोई वस्तु तो भार क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो चलिए इस 27 क्वेश्चन का भी व्याख्या समझ लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अगर एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है, व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है, तो चांद पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन का कि जो किसी व्यक्ति का भार अगर कहीं भी ले जाए तो द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगर व्यक्ति का द्रव्यमान यहाँ 10 केजी है तो चंद्रमा, सूर्य, मंगल कहीं भी ले जाए तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, जबकि भार बदलता है। भार जो होता है ना, जहां पृथ्वी पर है तो पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पे कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके बराबर भार होता है। ठीक है, चंद्रमा पर अलग भार होगा, सूर्य पे अलग भार होगा, हाँ, अलग अलग पिंड पे अलग अलग भार होगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। तो यहाँ पे आपको क्या दिया, द्रव्यमान दिया है 60 केजी। तो द्रव्यमान 60 केजी है तो कहीं भी द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो द्रव्यमान कितना होगा, 60 केजी होगा। द्रव्यमान कितना होगा, 60 केजी होगा। द्रव्यमान तो बदलता नहीं है, लेकिन इसी का अगर भार दिया रहता है, क्या दिया रहता है, भार दिया रहता है। भार जो है ना 60 न्यूटन है। भार कैसा है, मात्र न्यूटन होता है। भार 60 न्यूटन है पृथ्वी पे। पृथ्वी पर अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाता है इसका भार। तो चंद्रमा पर आपको जो भार होता कितना होता है, इसका 60 का छठा भाग होता है, यानी 10 न्यूटन हो जाता है। चंद्रमा पर भार कितना होता है, 10 न्यूटन होता है। लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता, पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान है उतना ही चंद्रमा पे होगा, समझ गए। लेकिन क्या भार क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक अंतरिक्ष यात्री है, एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, पृथ्वी से बाहर जाता है। पृथ्वी से क्या जाता है, बाहर जाता है। पृथ्वी से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जहां जी का मान 8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसका भार क्या होगा। भाई भार पूछ रहा है, हम क्या बोले कि किसी वस्तु का जो भार होता है ना, जहां पर वस्तु अवस्थित है तो उसके द्वारा जो वस्तु पे बल लगाया जा रहा है ना, उस लगाए गए बल के क्या होते हैं, वस्तु के बल के और द्रव्यमान के क्या होते हैं, गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो भाई वहां पे वस्तु का कितना है, 50 किलोग्राम है, और यहाँ पे क्या जी का मान कितना है, 8 है। तो भार पूछ रहा है, तो भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, भार जो होगा ना क्या होगा, mg होगा। भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो m कितना है, 50 केजी। उसके बाद कितना, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल g का वैल्यू कितना है, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 50 8 पंचे 40, यानी 400 न्यूटन हो जाएगा। कितना भार हो जाएगा, 400 न्यूटन हो जाएगा। यानी 650 जो ये दिया है ना किलोमीटर, इसका कोई जरूरत नहीं है। यानी भार निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वस्तु का द्रव्यमान चाहिए, और क्या जहां पे वस्तु है उसका क्या चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जो बल लग रहा है जी का वैल्यू चाहिए। उससे क्या निकल जाएगा, आपको जो है ना भार निकल जाएगा, यानी 400 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 तक देखे हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, 30 कह रहा है क्या कि प्रतिज ऊर्जा के, प्रतिज नहीं होगा, गतिज ऊर्जा होगा, ये गलती लिखा है, गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि करने पर उसमें प्रभावी जो है ना, गतिज ऊर्जा में जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये कह रहा है कि गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि करते हैं। तो भाई वेग में 25% की वृद्धि करते हैं तो उस पर गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ई के काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला पर है हाफ mv²। ठीक है ना। ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक गतिज ऊर्जा होता है, दूसरा क्या होता है, स्थित ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या होता है, स्थित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है mgh। क्या होता है, mgh। गतिज ऊर्जा जो होता है मतलब क्या चीज के कारण होता है, गति के कारण होता है। स्थित ऊर्जा जो होता है क्या चीज के कारण होता है भाई, तो ऊंचाई पे कोई वस्तु स्थित है इसके कारण स्थित ऊर्जा होता है। ठीक है, तो 25% की वृद्धि की है। तो भाई किस में, तो गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा में किस में, वेग में वृद्धि की। तो वेग कितना टाइम है, 2 बार। तो यह सक्सेसिव लगाइए, 25 प्लस कितना 25 और प्लस 25 गुना कितना 25। ठीक है, अब बट्टा में 100 कीजिए।
तो 25 25 50 आप प्लस कितना हो जाएगा 25 25 625 6.25 यानी कितना 56.25 इतना की वृद्धि होगा 56.25। तो अब कहता है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा 156 प्लस अब क्या करेंगे नया जो होगा नया गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 56 प्लस 0.25 यानी 156 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, मतलब इतना जो होगा 156.25 जो होगा वृद्धि हो जाएगा, यानी कितना हो गया 156.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी वृद्धि होगा, सो पूछ रहा है ना, तो केवल वृद्धि पूछ रहा है तो देखिएगा वृद्धि कितना हो गया 56.25 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा, तो 56.25 का क्या हो गया वृद्धि हो गया, ठीक है 56.25। अगर कहता मतलब नया गतिज ऊर्जा क्या होगा तो 156.25 होता, ठीक है, इसका आंसर होगा 56.25। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ना 31 की तरफ। और आप लोगों को बता दूं कि जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं ये सारा का सारा जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो है ना इस सेशन के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं सभी क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। 10 क्रिया का एक पिन जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसका स्थित ऊर्जा क्या होगा। देखिए अभी गतिज ऊर्जा वाला था, स्थित ऊर्जा वाला आ गया, मतलब 10 क्रिया का यानी मास दिया है, कितना दिया है मास 10 kg दिया है, ठीक है, और ऊंचाई दिया है कितना मीटर है 10 मीटर है, तो कहता है इसका स्थित ऊर्जा क्या होगा। तो अभी अभी बता है स्थित ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh बता है, तो m क्या होता है 10 kg है, ठीक है, g कितना होता है 10 होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, h कितना है 10 मीटर है, गुना करेंगे तो कितना होगा 1000 होगा। तो भाई 1000 जूल यहाँ तक, लेकिन g का मान यहाँ पे यूज करेंगे कितना हम 9.8 ही यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक, और गुना कितना है ये 10 मीटर है, गुना करेंगे तो इतना क्या होगा 98 10 10 का तो 980 हो जाएगा, 980 कितना होगा आपके जूल होगा। गतिज ऊर्जा का कैसे मात्रक क्या होता है जूल, तो 980 कितना होगा जूल होगा, 980 जूल। ऑप्शन नंबर कौन है 980 जूल, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 क्या है, 32 कहता है कि कार्य का मान कब शून्य होता है, कार्य का मान कब शून्य होता है, यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, यदि विस्थापन और बल का मान बराबर हो, यदि विस्थापन बल की दिशा में साथ कोई कोण बनाए, बल अधिक हो विस्थापन का मान कम हो। तो देखो कार्य का मान क्या होता है, कार्य मतलब वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर आप लोग जानते होंगे फार्मूला Fs cos थीटा होता है, Fs cos थीटा होता है, भाई cos थीटा होता है ना, तो देखिएगा cos थीटा मतलब cos जो है ना इधर देखिएगा cos थीटा मतलब cos थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो जाए ना, 90 डिग्री थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री, यानी cos कितना cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। cos 90 डिग्री अगर थीटा के बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये कार्य क्या होगा, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो वर्क जो होगा क्या होगा आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो यानी विस्थापन और बल दोनों क्या हो जाए लंबवत हो जाए, लंबवत हो जाए मतलब क्या 90 डिग्री पे विस्थापन और बल के बीच का कोण कितना डिग्री का बने 90 डिग्री का बने, तब जो है ना कार्य क्या होगा शून्य होगा, यानी यदि विस्थापन और बल की दिशा क्या हो लंबवत हो, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 33 क्वेश्चन क्या है आपको जो है ना परम दाब क्या है, परम दाब क्या है, तो देखिएगा कि परम दाब क्या होता है, तो इसको रखने वाला है मतलब गेज दाब प्लस एक वार को क्या कहते हैं परम दाब कहते हैं, मतलब गेज दाब प्लस एक बार को क्या कहते हैं परम दाब कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ये इसका 33 का। चलते हैं 34 की तरफ। 34 क्वेश्चन है आपको क्या थोड़ा स्पीड में इसलिए कराते हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है ना नजदीक है, इसलिए जो है ना मैं आप लोग को टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए स्पीड में क्वेश्चन करवाएंगे। क्या कहता है जब बर्फ पानी पर तैरता है, बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग ऊपर रहता है, भाई पानी पर तैरता है ना तो बर्फ थोड़ा ऊपर रहता है, तो कितना, तो 10 में 1 भाग ऊपर रहता है, यानी 1/10 भाग ऊपर रहता है, मतलब इस तरह से लिखेंगे तैरेगा ना तब पानी के ऊपर जो रहेगा
पानी के ऊपर 1/10 भाग रहता है और पानी के अंदर कितना रहता है, तो शेष भाग तो पानी के अंदर ही रहेगा ना, तो शेष भाग 9/10 भाग पानी के अंदर रहेगा। दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग ऊपर रहता है, तो ऊपर कितना रहता है 1/10, तो 1/10 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहता पानी के अंदर कितना रहता है, तो 9/10। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन क्या होगा, 35 क्वेश्चन आप लोग, अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर आता है तो क्या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा भाई। पेंडुलम की लंबाई अगर दुगुनी कर दिया जाए ना तो उसका जो है ना आवर्तकाल पूछ रहा है कि क्या होगा। आवर्तकाल जो होता है √2 गुना बढ़ जाएगा। जब लंबाई दुगुनी करेंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, √2 गुना बढ़ जाता है। ठीक, याद रखेंगे कितना, लंबाई 2 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 1 मीटर सरल लोलक की, क्या कहता है कि 1 मीटर सरल लोलक की जो है ना, सरल लोलक की आवर्तकाल कितना होता है। 1 मीटर सरल लोलक की आवर्तकाल कितना होता है, तो देखिएगा 2 सेकेंड होता है। कितना होता है, 2 सेकेंड। अगर कोई लोलक है जिसका लंबाई 1 मीटर है तो उस लोलक का जो आवर्तकाल होता है कितना होता है, तो 2 सेकेंड होता है। कितना होता है, 2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 37 क्या होगा, तो देखिएगा कहता है सरल लोलक में प्रत्यानयन बल लगता है सदैव, यानी सरल लोलक जो होता है ना उसमें प्रत्यानयन बल लगता है सदैव। कहाँ लगता है, तो आपको जो है ना मध्य स्थिति की ओर लगता है। कहाँ, याद रखिएगा, यानी सरल लोलक में प्रत्यानयन बल जो लगता है वो कहाँ लगता है, तो मध्य स्थिति की ओर लगता है। कहाँ लगता है, मध्य स्थिति की ओर, जो आरआरबी सिकंदराबाद ASM 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य स्थिति की ओर लगता है। ठीक, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 क्वेश्चन क्या है, आप देखिएगा 38 क्वेश्चन जो है ना क्या कह रहा है, 38 क्वेश्चन कि स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए, स्प्रिंग को अगर खींच दिए फिर वो अपने समान जो है ना लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इस लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ये जो आरआरबी कोलकाता इलेक्ट्रीशियन ड्राइवर 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, कहता विभव बल कहते हैं, या स्प्रिंग बल कहते हैं, या गुरुत्व बल कहते हैं, या प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो भाई स्प्रिंग को जो है ना अपने समान लंबाई पे लौटने के लिए जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, तब प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 39 है आपको 39 क्वेश्चन क्या है कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है, तो आपको इसमें 2-3 फैक्ट को बताते हैं। सबसे पहले पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य ध्वनि जो होता है ना, देखिए श्रव्य तरंग क्या होता है, देखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 HZ, या इसी को कहेंगे कितना, 20,000 मतलब 20 किलो हर्ट्ज, समझ गए ना, KZ किलो हर्ट्ज। उसके बाद जो है ना इससे ऊपर इससे नीचे इसको जो कहते हैं 20,000 से 20 को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि, इसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। हाँ, इसको क्या कहते हैं, अपश्रव्य कहते हैं, अपश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य। इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं, पराश्रव्य कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, पराश्रव्य यानी तो तरंग लिखे, पराश्रव्य तरंग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के श्रव्य ध्वनि, इसको अपश्रव्य ध्वनि, 20 हर्ट्ज से नीचे को अपश्रव्य ध्वनि, 20,000 से पराश्रव्य ध्वनि। देखिए श्रव्य ध्वनि को जो है ना, श्रव्य ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। कौन सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है, लेकिन सुन सकता है न, इसको मनुष्य सुनेगा नहीं इसको सुनेगा। ठीक ना, नहीं इसको सुनेगा नहीं इसको सुनेगा। ये जो है ना कुत्ता बिल्ली ये सब जो है ना, ये श्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, कुत्ता बिल्ली सब।
ये पराश्रव्य ध्वनि जो है ना चमगादड़, चमगादड़ जो है ना चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। समझ गए? पराश्रव्य ध्वनि क्या करता है? चमगादड़ उत्पन्न करता है। तो आप लोग सभी फैक्ट इससे रिलेटेड समझ गए। तो आपसे पूछ रहा है कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से क्या होगा, सॉरी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, तो कम है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होगा? अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना, क्वेश्चन नंबर यानी स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? मतलब हम बोल रहे हैं, अगर किसी दीवार है सामने में, उससे टकराकर फिर हमको आवाज जो सुनाई देता है, मतलब बोले, अब फिर किसी चीज से टकराकर जो आवाज सुनाई देता है, इसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। यानी सुनने के, स्पष्ट सुनने के लिए मतलब मतलब परावर्तक सतह और श्रव्य ध्वनि स्रोत के बीच मतलब जो है ना कितनी दूरी होना चाहिए? तो 16.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 16.5। अगर 16.5 नहीं रहेगा तो 17 मीटर मानेंगे। 16.5 या कितना? 17 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है आपको जो है ना 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिएगा 41 क्वेश्चन है आपको जो है ना, वस्तु के वेग तथा ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु के वेग तथा ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? आपको मेक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मेक संख्या। कोई पूछेगा मेक संख्या क्या है? तो वस्तु के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को मेक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है आपको? 42 क्या है कि आपको जो है ना 42 कह रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस क्या कह रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस ताप की बढ़ोतरी पर ध्वनि के वेग में कितनी वृद्धि होती है? अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ध्वनि में कितनी वृद्धि होगी? तो ध्वनि में आपको जो वृद्धि होगी ना 0.6 मीटर प्रति सेकेंड होगा। कितना होगा? 0.6 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 क्या है कि आपको क्या कहता है कि ब्रह्मांड में क्या कहता है? ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान क्या है? यानी उससे नीचा तापमान नहीं हो सकता है। न्यूनतम, सबसे न्यूनतम संभव तापमान क्या है? तो इसी को परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? परम ताप कहते हैं। ये कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को कहते हैं परम, ब्रह्मांड में न्यूनतम ताप या परम ताप पूछेगा तो यही होगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपको? 44 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 यानी 44 क्वेश्चन क्या होगा? देखिएगा 44 क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस जो है ना तापमापी का ताप परास क्या होता है? मतलब हाइड्रोजन गैस से जो ताप मापते हैं ना उसका परास क्या होता है? तो आपको -260 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। -260 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच हाइड्रोजन तापमापी का क्या होता है? परास होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, ये आरआरबी चंडीगढ़ लोको पायलट में पूछा गया है। -260 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच जो हाइड्रोजन गैस तापमापी का क्या होता है? परास होता है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण, क्या कर रहा है? किसी दर्पण में आवर्धन, किसी दर्पण से बने प्रतिबिंब, क्या कर रहा है? किसी दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 होता है। मतलब कौन दर्पण में आवर्धन जो है ना सदैव 1 होता है? तो समतल दर्पण में होता है। क्या होता है? समतल दर्पण में आवर्धन सदैव क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन यानी आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन आपको h डैश बट्टा क्या होता है? h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, h डैश बट्टा क्या होता है? h होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों बराबर हो गया तो बराबर बराबर से कटेगा तो 1 होगा, अर्थात समतल दर्पण का आवर्धन सदैव क्या होता है? 1 होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपको? 46 होगा। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 क्वेश्चन है आपको कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब
देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? आवश्यक दर्पण यानी समतल दर्पण की देखिए समतल दर्पण से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ। समतल दर्पण जो है ना, समतल दर्पण से कुछ फैक्ट बताता हूँ। समतल दर्पण क्या होता है कि अगर कोई समतल दर्पण है ये, ठीक है, समतल दर्पण ये है, तो वस्तु मान लो यहाँ है, वस्तु यहाँ है और ये वस्तु दूरी यहाँ से अगर 5 मीटर की दूरी पर है, कितना मीटर, 5 मीटर की दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी जो है ना इधर बनेगा, कितना, 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। ये जो है ना इसका प्रतिबिंब भी 5 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। यानी प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। पहला देखिएगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो है ना सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आकार जो बनेगा, आकार जो इसका होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, आकार के बराबर होगा, ठीक है। और इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होना चाहिए कि वस्तु के आकार का दर्पण की लंबाई जो होगा, दर्पण की लंबाई जो होगा ना, लंबाई जो होगा वस्तु के आकार का क्या होगा, आधा होगा। वस्तु के आकार का क्या होगा, आधा होगा। वस्तु के आकार का आधा होगा। उसके बाद अगर वस्तु को हम भी वेग से दर्पण की ओर ले जाएंगे ना, तो प्रतिबिंब 2 भी वेग से जो है ना पीछे घसकेगा। अगर प्रतिबिंब 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की ओर ले जाएंगे तो ये प्रतिबिंब जो है ना 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण से क्या होगा, पीछे खिसकेगा, ठीक है। अगर इस प्रतिबिंब को थीटा डिग्री से क्या करेंगे, थीटा डिग्री से जो है ना इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तब प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री से रोटेट होगा। इतना बात समझ गए। यानी समतल दर्पण में वस्तु दूरी जितना होता उतना दूरी प्रतिबिंब दूरी होता। प्रतिबिंब सीधा बनता, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है ना दर्पण का लंबाई वस्तु के आकार का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। अगर वस्तु के थीटा डिग्री पे घुमाएंगे तो प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री पे घूमेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना अगर भी वेग से ले जाएंगे तो ये कितना, 2 भी वेग से क्या होगा, पीछे घिसकेगा। यानी ये जो है ना कितना है, 1.5 है। 1.5 का आधा कितना हो जाएगा, बाई 2, तो 0. क्या हो जाएगा, 75 होगा। इतना मीटर जो है ना आपको दर्पण की लंबाई चाहिए। अगर इतना लंबा कोई व्यक्ति है तो इसका पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, 0.75 मीटर जो क्या होना चाहिए, आपको लंबा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, आपको सी होना चाहिए, नहीं तो ई दे दिया, सी होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्या कह रहा है, 47 है आपको कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है। अवतल दर्पण किसी वस्तु का सीधा, काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब दर्पण तथा फोकस के बीच, हाँ यही होगा, दर्पण और फोकस के बीच। फोकस तथा वक्ता केंद्र नहीं, ये नहीं होगा। वक्ता केंद्र पर नहीं बनेगा, फोकस पर तो अनंत पे बनता है। देखिए वक्ता केंद्र पे होता है ना, देखिए सारा कंडीशन हम लिखते हैं। जब फोकस पे रहता है तो अनंत पे बनता है, अनंत पे बनता है। वक्ता केंद्र पे रहता है तो वक्ता केंद्र पे बनता है, वक्ता केंद्र पे ही बनता है प्रतिबिंब। और इसमें प्रतिबिंब का आकार जो होता है ना बराबर होता है। फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच होता है तो अनंत और जो है ना अनंत और क्या, सी के बीच बनता है, सी के बीच बनता है, अनंत और सी के बीच बनता है। और जब दर्पण तथा फोकस के बीच होगा तो दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। वह कैसा बनेगा, सीधा मतलब आभासी, काल्पनिक और क्या, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 क्वेश्चन है आपको जो है ना क्या कह रहा है 48 क्वेश्चन कि 48 है कि दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त गोलीय दर्पण में जो है ना प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखते हैं। तो चेहरे को कहाँ रखते हैं, तो वहीं दर्पण के वक्ता केंद्र पे तो नहीं, दर्पण के वक्ता केंद्र के बराबर नहीं, यहाँ में दर्पण के वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, तो हाँ यहीं पे रखते हैं। दर्पण के वक्ता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, देखिएगा 49 क्वेश्चन है आपके सामने कि कह रहा है क्या कि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है, तो प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब जो है एक प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, ये कुछ नहीं है। हाँ, मतलब देखिएगा यहाँ पे कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो है ना आपसे पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो F बराबर कितना होगा आपको -10, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, तो प्रतिबिंब वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है 15 सेंटीमीटर। तो आपसे प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है वाट, क्या होगा। तो दर्पण सूत्र पर है 1/v बराबर, सॉरी ये होता है 1/f बराबर या 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो आपसे v पूछ रहा है 1/v बराबर 1/f माइनस क्या 1/u। अब देखिएगा यहाँ क्या 1/f, तो 1/-10 फिर माइनस 1/ कितना -15, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10-15 का, तो इधर हो जाएगा 30, 10 दिया 30 तो -3, माइनस माइनस प्लस, तो 15 दूना 30 तो 2, यानी कितना होगा आपको -1/30। हाँ, यानी v बराबर जो होगा -30 मीटर। -30 मीटर मतलब दर्पण से क्या, दर्पण के सामने बनेगा 30 मीटर की दूरी पर, कितना 30 मीटर, सेंटीमीटर में है तो 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर बी हो जाएगा इसका आंसर। यानी कितने दर्पण के से कितने दूरी पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो चलिए चलते हैं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। फिजिक्स से जितना भी क्वेश्चन था मैं इस पार्ट के अंतर्गत करवाए, जिसमें आधा लमसम फिजिक्स का क्वेश्चन करवा दिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक क्लास और करवाएंगे ना तो फिजिक्स का जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस सभी का सभी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो भी पार्ट करवा दे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि जो है ना जो पार्ट बचा हुआ है फिजिक्स का क्वेश्चन वो भी लेके आइए, तो मैं उसका भी जो है ना 1-2 दिन के अंदर जो भी क्वेश्चन जो है ना जितना पार्ट से बच चुका है उन सभी क्वेश्चन को जो है ना करवा देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या कहता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा। तो आप जानते हैं फोकस दूरी जो होता है ना क्या होता है r/2 होता है। एक संबंध ये होता है या r बराबर क्या होता है 2f होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होती है आधी होती है। तो फोकस दूरी 12 है तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कितना टोटल 50 क्वेश्चन देखे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।